तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम 1990 के दशक के भारत के एक ऐसे खौफनाक सच का विश्लेषण करने वाले हैं जिस पर यकीन करना आज भी मुश्किल लगता है। ये एक ऐसा गहरा रहस्य था जहां मौत दिन के उजाले में लोगों के ठीक सामने मंडरा रही थी। जरा सोचिए, एक खचाखच भरा हुआ मंदिर है, चारों तरफ लोग हैं, और अचानक सबके ठीक सामने से एक रोता हुआ बच्चा गायब हो जाता है, हवा में विलीन। ये कैसे मुमकिन है? इसी एक सवाल ने उस वक्त पूरे महाराष्ट्र को गहरे सदमे में डाल दिया था। बच्चे बस अचानक गायब होने लगे थे। अब 1990 के दशक के महाराष्ट्र की तस्वीर दिमाग में लाइए। मेलों और मंदिरों की वो बेफिक्र जीवंत रौनक। लेकिन इस खुशनुमा माहौल के ठीक पीछे कोल्हापुर, पुणे और नासिक जैसे शहरों में एक अदृश्य आतंक चुपचाप रेंग रहा था। जो सुरक्षा हमें महसूस होती थी ना, वो बस एक भ्रम था। और ये कोई एक या दो बच्चों की बात नहीं थी, पूरे 40, जी हाँ 40 से भी ज्यादा मासूम बच्चे जिनकी उम्र मुश्किल से 1 से 5 साल के बीच थी, वो भीड़ से ऐसे गायब हो गए जैसे उनका कभी कोई वजूद ही ना रहा हो। और सबसे खौफनाक बात, ना कोई फिरौती का फोन और ना ही कोई चश्मेदीद गवाह, सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक। भाग 1, मातृत्व का झूठा नकाब। चलिए समझते हैं कि कैसे एक पवित्र रिश्ते को खतरनाक ढाल बना दिया गया। ये बात सच में झकझोर कर रख देती है कि इन अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार क्या था। हमारी और आपकी सहानुभूति। ये लोग बिल्कुल साधारण संस्कारी माताओं की तरह सज धज कर मंदिरों में जाती थीं, कोई शक कर ही नहीं सकता था। लेकिन इस मातृत्व के नकाब के पीछे एक ऐसा क्रूर सिंडिकेट छिपा था जो छोटे छोटे बच्चों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाला था। इनका तरीका इतना कैलकुलेटेड और खौफनाक था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सबसे पहले भीड़ में किसी अनजान बच्चे को उठाना, फिर उसी भीड़ में जेब काटना। अगर पकड़ी गईं तो खुद को बचाने के लिए वो उस मासूम बच्चे को जानबूझकर जमीन या किसी खंबे पर जोर से दे मारती थीं। जाहिर है, बच्चे के खून और चीखों को देखकर भीड़ का गुस्सा तुरंत पिघल जाता और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर ये औरतें वहां से रफू चक्कर हो जाती थी। भाग 2, सिनेमा हॉल का खौफ। एक ऐसा राज जिसने सबको सुन कर दिया। अब इस घटना को सुनिए, सचमुच रूह कांप उठेगी। 2 औरतें एक नामी सिनेमा हॉल में आराम से बैठकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख रही थीं। पॉपकॉर्न खाए जा रहे हैं, सीटियां बज रही हैं, सब नॉर्मल है। लेकिन उनके पैरों के पास जमीन पर एक महंगा डिजाइनर हैंडबैग रखा था, और उस बैग में एक ऐसा खौफनाक राज दफन था जिसकी सिनेमा हॉल में बैठे किसी इंसान ने कल्पना भी नहीं की होगी। फिल्म खत्म होती है और वो औरतें उस हैंडबैग को थिएटर के वॉशरूम में ही छोड़कर चली जाती हैं। अगली सुबह जब एक सफाई कर्मचारी ने वो बैग खोला तो उसकी चीख निकल गई। उस बैग के अंदर 1.5 साल की एक मासूम बच्ची, जिसका नाम भावना था, उसकी कुचली हुई लाश पड़ी थी। ये मंजर इतना भयानक था कि सालों का तजुर्बा रखने वाले पुलिस वालों का भी खून ठंडा पड़ गया। भाग 3, राक्षसों का पर्दाफाश। चलिए देखते हैं कि इस हत्यारे परिवार के पीछे असल में कौन था। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोई बड़ा इंटरनेशनल माफिया नहीं था। यह एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला परिवार था। इस पूरे खूनी खेल की मास्टरमाइंड थी एक मां, अंजनाबाई गावित। सोचिए, एक मां ने अपनी ही दोनों जवान बेटियों रेणुका और सीमा को भी अपराध की इस अंधी खाई में धकेल दिया। और उनका साथ देता था रेणुका का पति किरण शिंदे, जो उनके लिए किडनैपिंग वाली वैन चलाता था। पर यह सब शुरू कैसे हुआ? बात है 1990 की, जब रेणुका एक मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ी गई तो उसने मार से बचने के लिए अपने ही छोटे बेटे को ढाल बना लिया। लोगों को तरस आ गया और वो बच निकली। बस यहीं से अंजनाबाई के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। उसे समझ आ गया कि अगर अजनबी बच्चों को किडनैप कर लिया जाए तो वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट और डिस्पोजेबल ढाल बन सकते हैं। काम खत्म, बच्चा खत्म। यहाँ एक पल रुककर उन मासूमों को याद करना बहुत जरूरी है। संतोष, पंकज, अंजलि, स्वप्निल, ये सिर्फ कोई आंकड़े नहीं थे। ये हंसते खिलते बच्चे थे जिन्हें इन औरतों ने सिर्फ इसलिए बेरहमी से मार डाला क्योंकि अब वो उनके किसी काम के नहीं रहे थे। किसी को बिजली के खंभे पर पटका गया, किसी को उल्टा लटकाया गया, तो किसी को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया। रूह कपा देने वाली क्रूरता। भाग 4, सबसे बड़ी गलती। कहते हैं ना, घमंड और बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है। अक्टूबर 1996 में अंजनाबाई ने एक ऐसी गलती की जिसने इस सिंडिकेट की कमर तोड़ दी।
अपने पूर्व पति से बदला लेने की आग में अंधी होकर उसने 9 साल की क्रांति का अपहरण करवा दिया। क्रांति अंजना बाई की सौतेली बेटी थी। अब दिक्कत ये थी कि क्रांति ढाल बनने के हिसाब से उम्र में काफी बड़ी थी, और सबसे बड़ी बात, वो अपने किडनैपर्स को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उनके खुद के बनाए नियम टूट चुके थे। और ये गलती उन पर भारी पड़ी, क्योंकि क्रांति की मां को अच्छे से पता था कि उनके परिवार का असली दुश्मन कौन है। जैसे ही क्रांति गायब हुई, उसकी मां ने सीधे नासिक पुलिस में नामजद एफआईआर दर्ज करवा दी। एक दशक से पुलिस जिन अदृश्य शिकारियों को अंधेरे में ढूंढ रही थी, इस एक शिकायत ने उनकी उस रहस्यमयी दीवार को चकनाचूर कर दिया। फिर आया नवंबर 1996। जब पुलिस ने इस परिवार को उठाया तो पूछताछ में रेणुका का पति किरण शिंदे मौत की सजा के खौफ से पूरी तरह टूट गया। खुद को फांसी से बचाने के लिए वो सरकारी गवाह बन गया। उसने पुलिस के सामने वो सारे खौफनाक राज उगल दिए और अधिकारियों को महाराष्ट्र के उन तमाम जगहों पर ले गया जहां इन दरिंदों ने मासूम बच्चों के शवों को ठिकाने लगाया था। भाग 5, अधूरा और विलंबित न्याय। एक ऐसा सफर जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1990 में ये आतंक शुरू हुआ, 1996 में जाकर ये सिंडिकेट पकड़ा गया, 2001 में बहनों को फांसी की सजा मिली और फिर 2022 में वो सजा उम्र कैद में बदल गई। पीड़ितों के परिवारों के लिए ये 30 साल का लंबा, थका देने वाला और बेहद पीड़ादायक सफर था। अब देखिए इस पूरे खूनी साम्राज्य की जो मुख्य सरगना थी, अंजना बाई गावित, वो तो कभी अदालत की सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाई। 1997 में ट्रायल पूरा होने से पहले ही पुलिस हिरासत में बीमारी से उसकी मौत हो गई, 50 साल की उम्र में। वो औपचारिक रूप से तो न्याय के फंदे से बच निकली, लेकिन शायद कुदरत ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया था। इसके बाद 2001 में एक ऐतिहासिक फैसला आया। कोल्हापुर सेशन कोर्ट ने रेणुका और सीमा को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि इन दोनों बहनों के अंदर इंसानियत का एक कतरा भी बाकी नहीं है। आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी अपराध के लिए 2 महिलाओं को एक साथ फांसी की सजा दी गई हो। लेकिन हमारे सिस्टम की सुस्ती और अत्यधिक कानूनी देरी का फायदा अंततः इन दोनों बहनों को मिल ही गया। 2022 में दशकों की अपील और इंतजार के बाद उनकी फांसी की सजा को कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। आज ये दोनों बहनें यरवदा जेल की अंधियारी कोठरियों में अपनी बाकी की जिंदगी काट रही हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही भयानक सच्चाई से रूबरू कराती है। दुनिया के सबसे खौफनाक राक्षस किसी अंधेरी गुफा या डरावनी कहानियों में नहीं छिपते, वो हमारे ही बीच दिन के उजाले में चलते फिरते हैं। एक अजनबी की उस साधारण सी मुस्कान के पीछे छिपे हुए, जो शायद अभी अभी भीड़ में हमारे पास से गुजरा हो। क्या हमारा समाज वाकई उतना सुरक्षित है जितना हम मानकर चलते हैं? एक बार सोचिएगा जरूर।